Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज ड्रग्स विच आर यूजफुल इन द कंडीशन ऑफ एंजाइना. सो हमने अपने चैनल पे पिछले वीडियो प्रेजेंटेशन में we understood a very fundamental concept about the condition that my dear friend is known as angina. And previous video presentation में हमने इस angina को तीन important types में classify किया था. The very first important type of angina is known as stable angina. The second type is known as prinzmetal angina, and the third important type of angina is known as unstable angina. अब बात ये आती है कि what was the main important problem in the condition of angina. So angina के कंडीशन में हमें एक आइडिया क्लियर है. There is imbalance in oxygen supply and oxygen demand. अब बात ये आती है कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ रही है बट इन द कंडीशन ऑफ एंजाइना, क्या सप्लाई वहां पे रेस्ट्रिक्टेड है क्या? द आंसर इज यस. सो आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the pharmacological strategies for the treatment of angina. Then we will understand a very important concept, that is all those important factors which are determining the workload of our human heart. And आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे एकदम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. एंड दैट टू टर्मिनोलॉजीज आर नोन एज, फर्स्ट वन इज अवर प्रीलोड and the second one is known as afterload. So without wasting any further time, let us get started with our today's video presentation. So सबसे पहले let us start with the very basic concept. हमने पिछले वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा था कि there are three important types of angina. The very first one is known as stable angina. The second type of angina is known as prinzmetal angina. And the third type of angina is known as unstable angina. अब बात आती है कि ये तीनों में what is the main important difference. So हमने ये पढ़ा था कि ये जो stable angina होता है ये पेशेंट में यूजुअली कब अकर होता है? whenever that particular person is exerting something. So जब वो पर्सन कुछ exert करेगा, अपने बॉडी को पुश करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज इमोशनल स्ट्रेस टू दैट पर्सन, या फिर पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होगा, सो इट इज वेरी लॉजिकल कि उसके बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट विल इंक्रीज. बट क्या सप्लाई में दिक्कत है क्या? 101% यस. सो देयर इज प्रेडिक्टेबल पेन ऑन एक्सर्शन, एंड ये जो पेन है ऑफ स्टेबल angina that is mostly occurring in the patients when they are exerting. इसीलिए इस टाइप ऑफ angina को हमने नाम क्या दिया था? It is also known as exertional angina. अब ये पेन क्यों हो रहा है? Because there is a decrease in the oxygen supply. क्यों? Because there is fixed coronary narrowing because of the development of atherosclerotic plaque. अब बात करते हैं प्रिंजिमेटल एंजाइना की. सो पेन एट रेस्ट. क्यों इसमें पेन हो रहा है? बिकॉज देयर इज सडन कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पैज्म.
सो कोरोनरी आर्टरी अगर सडनली अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्या वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड द पर्सन विल एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना की, दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में प्रॉब्लम क्या थी? अनस्टेबल एंजाइना में ये जो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, इसकी जो फाइब्रस कैप है, दैट इज वेरी वेरी थिन एंड इट इज फ्रेजाइल। सो अगर ये अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ये जो फिल्म है, अगर ये पर्टिकुलरली थिन एंड फ्रेजाइल है, क्या ये टूट सकती है क्या? यस। एंड अगर ये ऊपर की फाइब्रस कैप अगर रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, क्या हमारी ह्यूमन बॉडी उसको एज अ इंजरी ट्रीट करेगी क्या? यस। एंड जैसे ही हमारी बॉडी ने यहाँ पे इंजरी को आइडेंटिफाई किया, क्या करेगी? देयर विल बी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड देयर विल बी अ मेशवर्क गेटिंग फॉर्म्ड ऑफ द फिब्रिन। एंड इसी को हमने क्या नाम दिया था? दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। सो अनस्टेबल एंजाइना में प्रॉब्लम क्या हो रही है? न्यू और वर्सनिंग पेन ड्यू टू सडन रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो। स्टेबल अंजाइना के केस में क्या था? ये जो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, दैट इज रिलेटिवली स्टेबल। यहां पे इतना ज्यादा जब पर्सन रेस्ट कर रहा है, उसका जो सप्लाई है, दैट इज नॉर्मल, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज सफिशियंट। जब ये पर्सन एग्जर्ट करेगा, देन देयर विल बी इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। So there is fixed atherosclerotic plaque that is causing the condition of ischemia. Prinzmetal angina में क्या हो रहा था? There is a sudden vasospasm of our coronary artery. And unstable angina में क्या हो रहा था? ये जो particular plaque है, that is getting ruptured, and because of that plaque getting ruptured, there is a partial thrombus formation, and उसके वजह से there is ischemia. Now just think logically. Let us first today's video lecture concentrate on stable angina. अगर स्टेबल एंजाइना के पर्सन को हमें अगर ट्रीट करना है, then how pharmacologically we can treat this particular patient? सबसे पहली बात, क्या स्टेबल एंजाइना में देयर इज इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड? यस सर, देयर इज इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। सो अगर हम कोई फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी अगर अपनाए एंड हमारे ह्यूमन हार्ट का वर्क अगर हम कम कर सके, क्या हमारा काम हो जाएगा क्या? यस। सो देयर विल बी डिक्रीज वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट मसल। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। अब बात ये आती है, सर ये जो हमारा हार्ट काम कर रहा है, इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which determine the cardiac work. The very first factor is known as preload. The second factor is known as afterload. And the third factor is known as myocardial contractility. So let us get started with the very first important terminology that, my dear friend, is known as preload. So as you all can see on your screen, यहाँ पे we are having a beautiful representation of our human heart. अब ह्यूमन हार्ट में वी नो
कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट चेंबर्स। यहाँ पे ये जो ऊपर वाले 2 चेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नोन एज एट्रिया, एंड नीचे उसके जो 2 चेंबर्स होते हैं, दैट इज नोन एज वेंट्रिकल्स। सो सर, प्रीलोड क्या होता है? अब प्रीलोड का जो कंसेप्ट है, लेट अस फर्स्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ प्रीलोड। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड present in the ventricles just before the ventricular contraction. Let us understand this particular concept first. अब यहां पे ये जो वेंट्रिकल्स है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या? यस सर, ये जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके पहले कितना ब्लड इस वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ प्रीलोड। आई विल गिव यू एन अनदर एनालॉजी। हम सब एग्जामिनेशन देते हैं, राइट? एग्जाम से पहले क्या आपको सिलेबस पता होता है क्या, कि कल के पेपर में आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं? 101% yes. So that particular load of syllabus कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या वो आपको पहले से पता है क्या? Yes. Now apply that same concept in the concept of preload. प्रीलोड का मतलब क्या है? जब हमारा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड प्रेजेंट है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ प्रीलोड। अब ये जो प्रीलोड है, इसका हमने और एक नाम रख दिया है, एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सर, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है व्हेन आवर वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। सो जब एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो ब्लड हमारे वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ प्रीलोड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड a very important concept, and that is known as the concept of Frank-Starling law. अब ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बताना चाहता है? सो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ states that more the heart fills with blood during diastole, the more forcefully it contracts during systole, thereby pumping out more blood. Now understand this particular law. ये जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमें क्या बताता है, कि जो भी यहाँ पे वेंट्रिकल पे ब्लड आएगा, क्या ये ब्लड वेंट्रिकल्स के हार्ट के मसल पे एक प्रेशर पुट फोर्थ करेगा क्या? द आंसर इज यस। अब यहाँ पे ये जो हार्ट के वॉल्स होते हैं, ये जितना ज्यादा स्ट्रेच होंगे, उतने ही फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे हाथ में एक रबर बैंड है। नाउ कंसिडर दिस रबर बैंड एज योर ह्यूमन वेंट्रिकल। अब ये रबर बैंड को जितना मैं स्ट्रेच करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना ही स्ट्रेच किया, क्या ये इतना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? यस। बट अगर मैं रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचता हूं, क्या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रबर बैंड क्या वो इंक्रीज हो जाएगा क्या? यस। द सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमें क्या कहता है, कि जितना हमारे हार्ट में ब्लड प्रेजेंट होगा, मोर दी ब्लड, वो ब्लड ज्यादा प्रेशर पुट फोर्थ करेगा ऑन अवर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, एंड जितने वॉल्स हमारे स्ट्रेच होंगे, उतने फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो जितना ज्यादा
हार्ट मसल स्ट्रेच होंगे उतने ही फोर्सफुली हमारा ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जस्ट लाइक अ रबर बैंड। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एंजाइना, हाँ या ना? एंड सभी के सभी जितने भी हमारे हार्ट में एक्टिविटीज हो रही है, क्या सभी के लिए एक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए क्या? यस सर, होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर, ये जो हमारा ब्लड है जो हार्ट में आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज द साइड ऑफ अवर वेन्स। एंड यहां पे ये जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द साइड ऑफ अवर आर्टरी। सो यहाँ पे ये जो हमारे वेन्स है, क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट पे लाएगी क्या? यस। एंड इसी को हमने नाम क्या दिया है? दैट इज वीनस रिटर्न। सो वीनस रिटर्न का मतलब क्या है? जो ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स के थ्रू वापस से वो हार्ट में जा रहा है, दैट पर्टिकुलर ब्लड इज नोन एज वीनस ब्लड। और वो वापस हार्ट में आ रहा है, इसीलिए उसको हमने नाम क्या दिया है? वीनस रिटर्न। सो अगर हमारे हार्ट में वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, क्या हार्ट पे ज्यादा ब्लड आएगा क्या? यस। अगर हार्ट पे ज्यादा ब्लड अगर आता है, हमने अभी क्या पढ़ा? वेंट्रिकल्स में जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जितना ब्लड प्रेजेंट होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज प्रीलोड। सो अगर हमारे ह्यूमन हार्ट पे वेन्स ज्यादा ब्लड लेकर आ रहे हैं, क्या वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा क्या? यस। इंक्रीज इन वीनस रिटर्न के बदौलत क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रीलोड। अब जितना ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, क्या हमारे हार्ट के मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रेच होंगे क्या? यस। एंड जितना ज्यादा वो स्ट्रेच होंगे, क्या उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? यस। सो इंक्रीज इन प्रीलोड will result in stronger contraction. So stronger will be the force of a contraction according to which law? That is our Frank Starling law. सो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारा ह्यूमन हार्ट ज्यादा स्ट्रेच होके फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन क्या इंक्रीज इन द कार्डियक वर्क हो रहा है क्या? हमारा ह्यूमन हार्ट क्या ज्यादा काम कर रहा है क्या? यस। एंड अगर हमारे हार्ट में इंक्रीज इन कार्डियक वर्क हो रहा है, क्या हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो रही है क्या? 101% यस। बट यहां पे क्या हमें ऑक्सीजन की डिमांड फर्दर इंक्रीज करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर हमें इंक्रीज नहीं करनी है? बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो कोरोनरी आर्टरी है, क्या उसमें कुछ ना कुछ अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक डेवलप हो रहा है क्या? यस। सो ऑलरेडी सप्लाई की दिक्कत है, उसके ऊपर से अगर हम कार्डियक वर्क और इंक्रीज कर दे, क्या दिक्कत की बात होगी क्या? यस। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। अब बात ये आती है कि सर, हम ऑक्सीजन डिमांड को, कार्डियक वर्क को कम कैसे करेंगे? सो नंबर वन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी हम क्या यूज कर सकते हैं? वी नीड टू गिव सच काइंड ऑफ ड्रग्स विच विल reduce द प्रीलोड। अब बात ये आती है कि प्रीलोड सर अगर हमने कम कर दिया तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगी? यस। कैसे?
So there will be decrease venous return to the heart. अब डिक्रीज वीनस रिटर्न टू दी हार्ट करने के लिए यहां पे ये जो वेन्स है, वी गिव अ ड्रग दैट इज वीनोडाइलेटर. सर वीनोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? वीनोडाइलेटर का मतलब ये होता है ऐसे ड्रग्स जो इस वेन को डायलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक बॉटल है. नाउ कंसिडर दिस बॉटल एज अवर वेन. अब वेन में अगर इस बॉटल को मैं प्रेस करता हूं, क्या ज्यादा पानी ऊपर जाएगा क्या? यस. ऑन द अदर हैंड, अगर इस बॉटल को मैं डायलेट कर देता हूं, क्या रिलेटिवली थोड़ा ब्लड ऊपर जाएगा क्या? यस. सो देयर विल बी डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न टू द हार्ट. अगर वीनस रिटर्न टू दी हार्ट अगर हमने कम कर दिया, क्या डिक्रीज हम करेंगे? दैट इज प्रीलोड. अगर प्रीलोड डिक्रीज किया, सो दी स्ट्रेच दैट वाज डेवलपिंग, क्या वो रिलेटिवली कम हो जाएगा क्या? यस. एंड अगर ये जो पर्टिकुलर प्रीलोड अगर हमने कम कर दिया, उसके वजह से हमने क्या किया? We have reduced the stretch on our human heart. अगर हमारा ह्यूमन हार्ट कम स्ट्रेच होगा, क्या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा क्या? यस. सो डिक्रीज इन प्रीलोड विल result in relative decrease in the force of contraction. and अगर हमारा contraction relatively अगर कम हो रहा है, क्या lesser contract के लिए हार्ट को कम काम करना पड़ेगा क्या? yes. so there will be relative decrease in the cardiac work. and अगर cardiac work कम हो जाता है, क्या कम कार्डियक वर्क के लिए कम ऑक्सीजन डिमांड होगी क्या? 101% यस. सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अवर पेशेंट. सो देयर विल बी डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड. So that was our very first important strategy, that is to reduce the preload. And यहाँ पे हमें कौन से ड्रग्स चाहिए होंगे? which will dilate our veins, and those drugs are known as venodilators. अब बात करते हैं सेकेंड कंसेप्ट की, and that second concept is known as the concept of afterload. सर ये आफ्टरलोड क्या होता है? Let us understand this particular concept. So the pressure or resistance that the heart must overcome to pump blood out of the ventricle, that is known as the concept of afterload. Now understand this point very carefully. यहाँ पे we have our ventricle, and specifically we are talking about the left ventricle. अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड कहाँ पे पहुंचाएगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस ब्लड will go into our next important structure, and that particular structure is known as aorta. अब ये एओर्टा को खोलने के लिए, यहाँ पे ब्लड पहुंचाने के लिए, क्या यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेल्व प्रेजेंट होती है क्या? यस. एंड दैट पर्टिकुलर वेल्व इज नोन एज एओर्टिक वेल्व. सो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना प्रेशर या कितना रेजिस्टेंस इसको ओवरकम करना पड़ेगा to open up this particular aortic valve? That particular concept is known as the concept of afterload. अब ये जो particular resistance है, it is mainly determined by the total peripheral resistance. अब बात ये आती है कि ये जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ये कौन डिटरमाइन करता है? So it is determined by the arterioles.
So let us understand this particular concept first. So from where does the resistance comes? So यहाँ पे once again we have our beautiful representation. So यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है that is our left ventricle. Left ventricle से जो blood है that will go into our next structure and that structure is known as aorta. अब ये जो aorta होता है it will further break into arteries and arteries will further break into the arterioles and ये जो arterioles है then it results into formation of capillary and इस कैपिलरी के थ्रू ये जो ब्लड है वापस से वो वीनस साइड पे जाता है. अब ये जो आर्टीरियोल है दैट इज डिटरमाइनिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इस एरिया में जो ब्लड प्रेजेंट है क्या वो डिटरमाइन कर रहा है क्या कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? यस. So more the blood on this particular area, more will be the resistance. उसका उल्टा भी सच है कि यहाँ पे अगर इस साइड पे ब्लड अगर कम होगा क्या इस पर्टिकुलर ह्यूमन हार्ट को कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? यस. So if there is increase in the afterload, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्या हार्ट नीड्स टू पंप more harder to overcome the pressure? 101% yes. So अगर हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली अगर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या कार्डियक वर्क इंक्रीज होगा क्या? यस. एंड अगर कार्डियक वर्क इंक्रीज हो जाता है तब क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अवर ह्यूमन हार्ट. बट यहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज अलर्ट. अंजाइना के पेशेंट में क्या हमें ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं. सो यहाँ पे वी कैन यूज अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी दैट इज टू रेड्यूस द आफ्टरलोड. अब बात ये आती है कि सर इस पर्टिकुलर साइड पे हम आफ्टर लोड को कम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. यहाँ पे ये जो आर्टीरियोल्स है अगर कोई ड्रग हो विच विल डायलेट दिस आर्टीरियोल उससे क्या होगा? यहाँ पे इस साइड पे जितना भी ब्लड है क्या ज्यादा से ज्यादा ब्लड वीनस साइड पे चला जाएगा क्या? यस. सो रिलेटिवली दिस साइड will have less presence of blood and अगर इस साइड पे कम ब्लड होगा क्या उस कम ब्लड के वजह से कम रेजिस्टेंस होगा क्या? 101% yes. So यहाँ पे we will give arteriolodilator जिसके मदद से क्या होगा? जो भी ये arterioles है that will dilate and उसके वजह से क्या होगा? There will be decrease in the afterload. So heart needs to pump little less hard to overcome the pressure. And अगर हार्ट को कम पंप करना पड़ेगा to overcome that particular pressure, क्या कार्डियक वर्क हमने डिक्रीज किया क्या? यस. अगर कार्डियक वर्क अगर हम डिक्रीज कर देते हैं then that is a good news. बिकॉज अगर कार्डियक वर्क डिक्रीज होगा क्या मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी क्या? 101% yes. So there will be decrease in the oxygen demand. अब थर्ड हम क्या कर सकते हैं? We can reduce the heart rate of that particular person. ना प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पर्सन की ज्यादा हार्ट रेट अगर है सभी काम के लिए हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है क्या? सप्लाई में दिक्कत है क्या? यस. सो अगर हमने हार्ट रेट इंक्रीज अगर करते हैं दी हार्ट रेट
increases, so the heart beats more time per minute. अगर हार्ट ज्यादा टाइम तक बीट कर रहा है 1 मिनट में, क्या हार्ट के ऊपर का काम इंक्रीज हो रहा है क्या? यस। एंड अगर हार्ट का काम इंक्रीज हो रहा है, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम अवर ह्यूमन हार्ट। क्या एंजाइना के पेशेंट में हम ये कभी चाहेंगे कि हमारे ह्यूमन हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल डिक्रीज दी हार्ट रेट। उसके वजह से क्या होगा? अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, क्या हार्ट विल बीट फ्यूअर टाइम्स पर मिनट? यस। अगर हमारा ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कम बीट कर रहा है, क्या उसके ऊपर का जो वर्कलोड है, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा क्या? यस। सो कार्डियक वर्क डिक्रीजेस, एंड उसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन डिमांड। एंड यही तो हम एंजाइना के पेशेंट्स में चाहते हैं, especially in the patients of stable angina. सो आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को स्टडी किया। The very first important strategy was to reduce the preload. So preload को अगर हमें कम करना है, then कौन से ड्रग्स हमको मदद करेंगे? Those drugs which will dilate the vein, and ऐसे ड्रग्स को हमने क्या नाम दिया है? That is venodilator. अगर सेकंड वन, अगर हमको रेजिस्टेंस यानी कि आफ्टर लोड को अगर हमें कम करना है, देन हमें किस पे काम करना पड़ेगा? आर्टीरियोल्स पे काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वी विल गिव सच काइंड ऑफ ड्रग्स विच विल डायलेट दिस आर्टीरियोल, एंड वैसे ड्रग्स को हमने नाम क्या दिया है? आर्टीरियोलो डायलेटर्स। एंड थर्ड स्ट्रेटेजी हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस, डिक्रीज द हार्ट रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसके मदद से जो ऑक्सीजन की डिमांड है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। सो आई होप आज का वीडियो प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in our next video presentation. Till then, see ya, bye bye, have a good day.